हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक वर्ण विचार को। वर्ण विचार भाषा का टॉपिक है, इसलिए हम इससे पहले भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाषा भाषा मानव सभ्यता के जब विकास के साथ भाषा का उत्पन्न कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? जब आदिम मानव आधुनिक मानव में विकसित हुआ तो उन्हें अपने विचारों एवं अभिव्यक्ति के आदान प्रदान के लिए एक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। भाषा मतलब वह ध्वनि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है। अर्थात वह ध्वनि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जैसे कि मैं अपनी बात, विचार, अभिव्यक्ति को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो इसका सब कारण भाषा है। भाषा के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहा हूं, इसलिए वह ध्वनि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है, वह भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप जो है वह अस्थायी रूप है। भाषा के दो रूप है, मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप जो है वह अस्थायी रूप है। मौखिक रूप जो है वह अस्थायी रूप है और लिखित रूप जो है वह स्थायी है। जैसे कि मैं आपको अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ, मौखिक रूप से पहुंचा रहा हूँ, तो ये अस्थायी रूप है। आप किसी भी बुक से, किसी टेक्स्ट बुक से कुछ पढ़ रहे हैं तो वह लिखित रूप है। तो ठीक है, भाषा का जो ये रूप है, दो रूप है, मौखिक व लिखित। एक रूप और माना जाता है जिसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं, सांकेतिक रूप। परंतु भाषा विज्ञान के आधार पर इस रूप को भाषा का रूप नहीं माना जाता है। इसके कारण है, इसका कारण ये है कि जब हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें हमने देखा कि वह ध्वनि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। सांकेतिक रूप में हम किसी भी प्रकार की ध्वनि का उच्चारण नहीं करते हैं। हम अपने हाथ, पैर, आंखें, किसी भी प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। इस कारण सांकेतिक रूप को भाषा विज्ञान के तौर पर इसका भाषा का रूप नहीं माना गया है। फिर हम भाषा के भेद देखेंगे। फिर हम देखते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेदों में कोई निश्चितता नहीं है। भाषा के भेद में कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए हम किसी भी प्रकार देखें तो भाषा के भेद हम मानक भाषा को मान सकते हैं, राष्ट्रभाषा को मान सकते हैं, राजभाषा को मान सकते हैं, सहभाषा, आधेय भाषा, आधार भाषा। इस प्रकार भाषा के भेदों की कोई निश्चितता नहीं है। राष्ट्रभाषा भी भाषा का भेद है, राजभाषा, मानक भाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, सभाषा, विभाषा, ये सब भाषा के भेद है। और भी अनेक भेद है, जैसे राष्ट्रभाषा, पूरे राष्ट्र की जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा के तौर में मानी जाती है। क्योंकि संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी हम मानते हैं कि हिंदी राष्ट्र की भाषा है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता हिंदी का प्रयोग करती है। इस कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर में लिया गया। फिर राजभाषा, संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर रखा गया है।
फिर है मानक भाषा। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी अपन कह सकते हैं, जो मानकता प्राप्त कर चुकी है, जिसे मान्य कर दिया गया है, जो वेद है, वह भाषा मानक भाषा होती है। तो मानक भाषा और टकसाली भाषा। इसके बाद है मातृभाषा। जब बच्चा या फिर किसी भी प्रकार व्यक्ति अपनी मातृ या फिर समाज या फिर परिवार से सीखता है, या फिर उसकी जो शुरुआती लैंग्वेज होती है, शुरुआती जो भाषा होती है, वह मातृभाषा के तौर पे होती है। जैसे अपन देख सकते हैं कि बच्चे का जन्म जैसे किसी राजस्थान राज्य में हुआ है, तो वो राजस्थानी भाषा को मातृभाषा के रूप में ले सकता है। हिंदी क्षेत्र के कई, हिंदी के भी कई उपभाग हैं, तो हिंदी में भी कई जो भाग हैं उनको मातृभाषा के तौर पर रख सकते हैं, जैसे अवधी हुआ, भोजपुरी हुआ, तो ये भी मातृभाषाएं हो सकती हैं। फिर है सहभाषा। एक ही भाषाई परिवार की जो भाषाएं होती है वह सहभाषा होती है, अर्थात उनकी जो शब्दावली है उसमें समानता हो सकती है। जब सहभाषाएं होती है तो उनकी शब्दावली में समानताएं हो सकती है। फिर है विभाषा। अलग अलग भाषाई परिवार की भाषाओं को हम विभाषा के तौर पे लेते हैं। इनकी शब्दावली में भी परिवर्तन होता है, इनकी शब्दावली समान नहीं हो सकती। जैसे हिंदी है, हिंदी को तेलुगु से, तमिल से, अपन तेलुगु या तमिल से इसकी तुलना करेंगे तो वो विभाषा के तौर में आएगी। तेलुगु और तमिल की जो भी शब्दावली है वो हिंदी की शब्दावली से मैच नहीं खाती, समानता नहीं रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी जो आज इस दौर में है वो कैसे इस दौर तक पहुंची। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि देखिए, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से बनी लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से बनी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से बनी पाली, पाली, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से बना अवहट, और उसके बाद आई हिंदी। अर्थात जो हिंदी का विकास हुआ वो ऐसे हुआ, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, और उसके बाद आती है हिंदी। अर्थात हम देखें हिंदी का विकास तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ये क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भाषा के अंग। जब हम वर्ण पढ़ेंगे उससे पहले हमें भाषा के अंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो भाषा के अंगों को हम 4 भागों में बांट देते हैं। भाषा के अंग, तो उसमें हम जब वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो ये भी आता है वर्ण, फिर आता है शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद आता है व्याकरण। ठीक है, तो देखिए वर्ण, वर्ण जो है वह सबसे छोटी ये ध्वनि है। हम देख सकते हैं कि जो ध्वनि का लिखित रूप है ना उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके मुख से जो उच्चारित उच्चारित कोई भी ध्वनि है वह वर्ण है। आपके मुख से उच्चारित कोई भी ध्वनि वो वर्ण है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। मुख से उच्चारित ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं मुख से उच्चारित ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता वह वर्ण है। ये कामता प्रसाद गुरु हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं, जिन्होंने हिंदी व्याकरण हिंदी में पहली बार लिखी थी। उनके द्वारा दी गई परिभाषा है ऐसे कि मुख से उच्चारित कोई भी ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता वह क्या है, वर्ण है। वर्ण के बाद हम देखते हैं शब्द। तो शब्द को आप देखोगे तो भाषा की पहली सार्थक इकाई, भाषा की पहली सार्थक इकाई जो है वह आपके शब्द है।
अर्थात जो वर्ण है, इस वर्णों का समूह होता है शब्द। ठीक है, तो भाषा की पहली सार्थक इकाई शब्द है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, और भाषा की पहली सार्थक इकाई वह है शब्द, और शब्दों से बनता है वाक्य। ठीक है, तो शब्दों से क्या बनता है आपके? वाक्य। तो इसको भाषा की पूर्ण इकाई कहते हैं हम। भाषा की पहली सार्थक इकाई हम कहेंगे शब्द को, और वाक्य को हम क्या कहेंगे? भाषा की पूर्ण इकाई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि वर्ण, वर्ण से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, और फिर इस भाषा को नियंत्रित करने के लिए, संयमित करने के लिए, भाषा का विश्लेषण करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ी वह है व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, और वाक्य के भी भेद वगैरह, और वाक्य से संबंधित जितनी भी व्याकरणिक है टॉपिक्स वो हम पढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो व्याकरण है, व्याकरण क्या करता है? भाषा का विश्लेषण, भाषा का संयमन, ये होता है व्याकरण के द्वारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, जब हम भाषा देख लेते हैं, भाषा के अंग देख लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो ये वर्ण है, वर्ण जो है मौखिक वर्ण के बाद हम देखते हैं लिपि। वर्ण के बाद हम देखेंगे लिपि। लिपि, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लिपि। लिपि में क्या है? जब आप ध्वनि है, ध्वनि को हम लिखित रूप से लिखेंगे, तो जिन चिन्हों की हमें आवश्यकता होती है, जिन चिन्हों को हमने बनाया है, वह जो चिन्ह है वह लिपि होते हैं। अर्थात मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखित रूप दिया जाता है वे चिन्ह लिपि। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो लिपि क्या? मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखित रूप दिया जाता है वे चिन्ह लिपि है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। फिर हम देखते हैं लिपि के बाद अब वर्णमाला। यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम देखते हैं वर्णमाला। ये है वर्णमाला हिंदी की। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला ये है, ये आपके 11 स्वर हैं, और फिर ये 2 अयोगवाह हैं, फिर ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन है। फिर हम व्यंजन में पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे कौन स्पर्श है, कौन संघर्षी है, कौन स्पर्श संघर्षी है, ये सब देखेंगे। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 25 है ये है स्पर्श व्यंजन। फिर य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन ये होता है कि जो आपके मुखांग है, मुखांग में जैसे कि आपका कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा छूते हैं, पता नहीं चलता कि इनका स्पर्श हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। आप जब इनका उच्चारण करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की ऊष्मा का एहसास होता है कि आप ऊष्मा छोड़ती है, जब मुखांग ऊष्मा छोड़ते हैं तो इसको हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। और फिर छ, त्रज्ञ, श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इनका निर्माण जो होता है 2 व्यंजनों या 3 व्यंजनों से मिलकर होता है, जैसे क, धन, स, तो छ, त, धन, र, त्र, और ज, धन्य,
न्य, तो ये हो गया आपके ग, और धन र, तो ये हो गया आपके श्र। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। और दो उत्सिप्त व्यंजन है जो ढ़ और ढ। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा कि भाई 11 स्वर है, 2 अयोग वहां है, और 25 आपके स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 आपके ऊष्म व्यंजन है, और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्सिप्त व्यंजन। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो मूल जो वर्ण है वो 44 है। ठीक है, जिसमें 11 स्वर और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये 33 और ये 11, 44 ये आपके मूल व्यंजन है। और ऐसे आपके कुल जो व्यंजन है वो है 52। कुल व्यंजन हो गए आपके 52। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण और अक्षर। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर, स्वर जो है वो वर्णों में भी आते हैं, अक्षरों में भी आते हैं, लेकिन ये जो व्यंजन है यदि इसमें हलंत लगा दिया जाए तो ये सारे वर्ण हो जाते हैं, और इनमें हलंत न लगा जाए तो ये अक्षर है। अर्थात जब इनमें से स्वर की ध्वनि हटा दी जाए, क धन अ, तो इसमें स्वर की ध्वनि है, यदि ये हटा दी जाए तो ये वर्ण बन जाता है, अर्थात ये वर्ण है और ये अक्षर है। ठीक है, अक्षर और स्वर में आपको, अक्षर और वर्ण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अक्षर और वर्ण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखेंगे राम, इसमें आप बताइए कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। तो आप अक्षर के तौर पर देखें तो इसमें अक्षर हो गए हैं 2, पर वर्ण देखें तो कितने हो गए 4। जैसे र, धन आ और म, धन अ। ठीक है, फिर बना राम, तो देखिए 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण, तो वर्ण हो गए 4 और अक्षर कितने हो गए रा और म, तो 2 अक्षर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण तालिका में स्वर, और फिर देखेंगे व्यंजन। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम पहले देखते हैं स्वर। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जब आप मुखांग देखेंगे तो यहां से शुरू कीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, फिर आता है कंठ, उसके बाद आता है तालु, फिर मूर्धा, फिर आता है आपके दंत, और फिर आता है ओष्ठ। दंत और फिर आता है ओष्ठ। ये जो मुखांग है इनको बिना स्पर्श किए हुए जब आप किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वह कहलाती है स्वर। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, यहाँ देखिए बिना किसी अवरोध के, अर्थात इनका किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता, बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जब स्वर बोले जाते हैं तो स्वरों में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब देखते हैं री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। ये जो री है ये स्वर संस्कृत का स्वर माना जाता है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है अक्सर तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्दों के बारे में आपको जानकारी होगी कि ये संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं तत्सम, तो उनमें इनका प्रयोग किया जाता है री का, इसलिए इसको संस्कृत का स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तत्सम स्वर कहते हैं, संस्कृत का स्वर। ठीक है, उसके बाद स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती। आप जो स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपके जो श्वास की मात्रा है वो बहुत ही अल्प मात्रा में प्रयुक्त होती है, इसलिए इनको अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, देखिए 2 प्रकार के होते हैं आपके श्वास की मात्रा के हिसाब से, अल्प प्राण और महाप्राण। जहां पर श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है वो होते हैं महाप्राण, और जहां पर श्वास की मात्रा कम लगती है वो होते हैं अल्प प्राण।
ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों। आपका जो कंठ होता है, कंठ के अंदर स्वर तंत्रियां होती है जो स्वरों का उच्चारण करती है। तो स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अर्थात कंपन होता है तो सारे स्वर सघोष होते हैं। और जब कंपन न हो, किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जब कंपन नहीं होता है तो उसको हम अघोष कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो स्वर हैं वो सारे के सारे सघोष हैं। फिर ये जो आ है, ये अंग्रेजी से हिंदी में आया और इसको ग्रहण कर लिया गया, तो हम इसको आगत स्वर या ग्रहित स्वर कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में आया और इसको ग्रहण कर लिया गया, इसको हम आगत या ग्रहित स्वर कह सकते हैं। लेकिन इस आ को है वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में, 11। 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो री है, इस री का उच्चारण के हिसाब से हम देखेंगे तो ये उ और उ से पहले आता है, लेकिन वर्णमाला में सजातीय स्वरों को पहले दिया गया, तो सजातीय स्वरों को पहले स्थान दिया, इस कारण उ और उ के बाद री का प्रयोग होता है। अर्थात वर्णमाला में उच्चारण के हिसाब से हम देखें तो री का स्थान जो है वो उ और उ से पहले आता है, ये हम आगे देख लेंगे। फिर भी वर्णमाला में जो सजातीय स्वर हैं उनको क्या है, पहले स्थान दिया, इस कारण ये री से पहले है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी में मात्राएं। अ को छोड़ दें तो बाकी सारी मात्राएं, तो टोटल स्वर कितने हुए, 11। जब अ को हटा दिया, मतलब एक को हटा दिया, एक को हटा दिया तो फिर कितनी मात्राएं बची, तो हो गई 10 मात्राएं। तो हिंदी में कितनी मात्राएं, 10। देवनागरी लिपि व संस्कृत में 2 स्वर और हैं। 2 स्वर वो कौन कौन से हैं, एक तो बड़ा री और एक होता है ल। ये 2 स्वर और हैं, पर इन 2 स्वरों का हिंदी में कोई स्थान नहीं है, अर्थात हिंदी में सिर्फ छोटा री रखा गया है, बड़ा री नहीं है। फिर है हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है, अर्थात री को जो है, ये जो री है, इसको शुद्ध स्वरों में नहीं गिना जाता, क्योंकि आजकल इसका उच्चारण री के तौर पे होता है, तो इस कारण इसको शुद्ध स्वरों में नहीं गिना गया है। उच्चारण करते समय जो जीवा है वो मूर्धा को स्पर्श करती है, इस कारण इसको शुद्ध स्वरों में नहीं गिना गया है। इसके बाद देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम देखते हैं सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, कालमान के अनुसार। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। ये जो ह्रस्व है ये व्याकरणिक नाम है, लघु स्वर है ये काव्य शास्त्रीय नाम है। इसमें भी दीर्घ व्याकरणिक और गुरु स्वर है, ये काव्य शास्त्रीय नाम है। तो ह्रस्व स्वर में हम देख सकते हैं कि उच्चारण में अल्प समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। जितने भी एक मात्रा वाले स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर। और दीर्घ या गुरु स्वर में हम देखते हैं कि उच्चारण में दुगना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। जब 2 मात्रा का समय लगता है तो आप देख लीजिए, जब जितनी भी बड़ी मात्राओं वाले हैं वो दीर्घ या गुरु स्वर में। फिर हम इसमें टिप्पणी देखते हैं कि संस्कृत में एक और स्वर होता है, वो होता है प्लुत स्वर, जो कि हिंदी में नहीं है। इसमें उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे आपने ओम सुना होगा, इस ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ओम। ठीक है, तो इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, इस कारण ये प्लुत स्वर है और ये संस्कृत का स्वर है, पर ये हिंदी में नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण स्थान के बाद हम देखते हैं रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर में हम देखेंगे अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर है। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिनका कहीं किसी अन्य स्वर के योग से निर्माण नहीं हुआ हो, वे मूल स्वर कहलाते हैं। और संधि स्वर में हम देखते हैं 2 स्वरों के मेल से बने स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि अ धन अ से बना है आ, ई धन ई से बना है ई, और उ धन उ से बना है
उ। इसमें वृद्धि संधि हुई है। जब वृद्धि संधि हुई है तो मात्रा में जो वृद्धि हुई है, इस कारण इसको वृद्धि स्वर भी कहते हैं। आ ई उ को वृद्धि स्वर भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे ए आई ओ और औ, इनमें गुण संधि हुई है। ठीक है, जैसे अ धन ई आई, अ धन उ ओ और अ धन ओ औ, इसमें भी वृद्धि संधि हुई है। जब हम औ में देखेंगे, औ में आप देखेंगे कि वृद्धि संधि हुई। औ में भी आप देखेंगे तो औ में आपके जो है ये वृद्धि संधि हुई है, तो ये वृद्धि स्वर है। और गुण स्वर में आप ए और औ, आई और ओ देखेंगे। ठीक है, औ में भी आपके वृद्धि संधि हुई है, तो ये वृद्धि स्वर है और ये गुण स्वर है। तो गुण स्वर में आप दो ही देखेंगे, आई और ओ, और वृद्धि स्वर में आप देखेंगे औ, आ, ई और उ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर 3 प्रकार से बंटवारा हुआ है। ये आपकी जीभ है, इसमें पक्ष, मध्य और अग्र। मध्य में एकमात्र स्वर है, वह है अ। बाकी जितने भी अ के समान लिखे जाते हैं, अर्थात 3 जिनमें लिखा जाता है, वह सारे स्वर पक्ष स्वर है, जिसमें आ उ ओ औ और ओ, ये पक्ष स्वर है। लेकिन मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर है, वह है अ, और अग्र स्वर में ई री ए और ऐ है। ठीक है, इसमें ई री ए और ऐ है। उसके बाद हम देखते हैं जीवा में प्रयुक्त होने वाले आधार पर हमने देख लिया है अग्र, पक्ष और मध्य। ठीक है, मध्य में एकमात्र स्वर है जिसका नाम है अ। उसके बाद देखते हैं ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपके जो होठ है या फिर ओष्ठ है, उनका जो आकार है वो व्रतुल हो जाए, मतलब व्रत की तरह हो जाए, व्रतमुखी हो जाए, व्रताकार हो जाए, तो फिर वो व्रतुल, व्रतमुखी या व्रताकार स्वर कहलाता है। लेकिन यदि जिस स्वर के उच्चारण में आपका जो ओष्ठ है, उनका जो आकृति है अव्रतमुखी, प्रसृत या अव्रताकार हो, तो फिर उन्हें अव्रतमुखी, प्रसृत और अव्रताकार स्वर कहते हैं। प्रसृत का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो ये होते हैं अ, आ, ई, ए, ऐ। उसके बाद ये री जो है, ये अर्धवृत्ताकार स्वर में गिना जाता है। लेकिन अर्धवृत्ताकार स्वर जो है, ये किसी भी प्रकार से इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर 2 होते हैं, व्रतुल स्वर और अव्रतमुखी स्वर। इसके बाद है मुख्य खुलने के आधार पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें चार भाग किए गए हैं, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। संवृत स्वरों में क्या है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है। जिनका जब जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं और मुख न के बराबर खुलता है, मतलब लगभग बंद रहता है, वे स्वर संवृत स्वर है, जिसमें ई उ और री है। और विवृत स्वर में क्या है, अभी इसमें क्या है, मुख न के बराबर खुलता है, तो विवृत स्वरों में क्या होगा, मुख पूरा खुल जाता है। ये जिस प्रकार हमने जीवा के आधार पर देखा था, तो मध्य भाग में मतलब एक स्वर था अ, उसी प्रकार विवृत स्वरों में एक ही स्वर है, ये याद रखना है, वह है आ। अर्ध संवृत स्वर में देखें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है। देखिए, संवृत में क्या है, मुख लगभग बंद रहता है, विवृत स्वर में मुख पूरे तरह से खुल जाता है। अर्ध संवृत स्वर में क्या है, मुख आधे से कम खुलता है, जिसमें ए और ओ आते हैं। और अर्ध विवृत स्वर में है जो मुख आधे से ज्यादा खुलता है, तो वे अर्ध विवृत स्वर है, और अ, ए, औ और ओ आता है। इसके बाद हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो स्वरों का ये देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं, तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो अब हम देखेंगे वो मुखांक की। ये देखिए, यहां से आपका होता है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा। देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, और मूर्धा के बाद आप देखेंगे दंत
दंत्य और ओष्ठ्य। मूर्धा, मूर्धा के बाद आप देखेंगे दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ से आपके अ और आ बोले जाते हैं, और व्यंजनों में आप देखेंगे क वर्ग, क ख ग घ ढ, और ह और अह, ये विसर्ग, विसर्ग भी कंठ्य है। ठीक है, उसके बाद है तालु, तालु में ई और ई, च वर्ग, य और स, और मूर्धा से री, ट वर्ग, र और स। अब देखिए मूर्धा को हम वर्ण तालिका के हिसाब से देखें तो अ, आ, ई, उ, उ और उसके बाद री आता है। ठीक है, पर उच्चारण के हिसाब से देखें तो उच्चारण में सबसे पहले कंठ में अ और आ आते हैं, तालु में ई और ई आते हैं, और मूर्धा री। ये जो है उ और उ जो कि ओष्ठ की ध्वनि है उससे पहले बोले जाते हैं। इसका मतलब उच्चारण के हिसाब से री उ और उ से पहले आना चाहिए, पर सजातीय स्वरों को पहले स्थान दिया गया, अतः री को बाद में दिया गया। फिर ओष्ठ में है उ और उ और प वर्ग, और दंत में कोई भी स्वर दंत्य की दंत से ध्वनि नहीं आती, इस कारण त वर्ग, ल और स ये दंत में है, और प वर्ग उ और उ ओष्ठ में है। अब उ और उ ओष्ठ में है, इसके बाद नासिका में किसी भी प्रकार की स्वर की ध्वनि नहीं आती। अनुस्वार और पंचम वर्ण, पंचम वर्ण जब आधा हो पंचम वर्ण जब आधा हो तो आपकी उसकी ध्वनि नासिका से आती है। पंचम वर्ण जब आधा हो तो उसकी ध्वनि नासिका से आती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जब पंचम वर्ण आधा हो तो उसकी ध्वनि नासिका से आती है। अब देखते हैं कंठ तालु। कंठ तालु से जो स्वर आते हैं, देखिए अ और ई के मेल से बनता है ए। तो देखिए अ का है कंठ और ई का है तालु, तो ए की ध्वनि क्या होगी, इन दोनों का मिक्सर होगी। तो ए की ध्वनि कहां से आई, कंठ और तालु से। तो फिर कंठ तालु में क्या आ गया, ए और ई। कंठ ओष्ठ्य में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अ धन उ, अ की ध्वनि कंठ से और उ की ध्वनि आती है ओष्ठ से, तो कंठ ओष्ठ से आ गया ओ और औ, और दंत ओष्ठ से एकमात्र ध्वनि आती। देखिए दंत ओष्ठ में किसी भी स्वर की ध्वनि नहीं आती, कारण क्या है, दंत्य से पहले भी किसी भी स्वर की ध्वनि नहीं आती थी। ठीक है, तो दंत ओष्ठ से एकमात्र व्यंजन बोला जाता है जो है व। ठीक है, इसी के साथ हम स्वर को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम देखेंगे व्यंजन।